देखिए, आपका ना एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है। तो अगर आप देखें अपने सर्वर को, तो सर्वर जो है आपका, वो सपोज करें हमारा AWS है। कोई भी हो सकता है, वर्सल हो सकता है, AWS हो सकता है, गूगल क्लाउड हो सकता है। तो उसके अंदर, सर्वर के अंदर हम अपने प्रोग्राम को रखवाते हैं। अब ये मेरा बैकएंड का प्रोग्राम है, पूरा बैकएंड है जो AWS के ऊपर मैंने डिप्लॉय किया हुआ है। तो पूरे बैकएंड के अंदर मैं एक API लाजमी ऐसी बनाता हूँ जो कि क्या होती है, हेल्थ की API होती है। और उस हेल्थ की जो API है, वो अगर उससे जवाब दे दिया, तो हमारा पूरा का पूरा जो सर्वर है वो इस बात को समझ जाता है कि अगर हेल्थ से जवाब आ रहा है, तो अंदर की सारी APIs जो हैं वो भी जवाब देने के काबिल हैं। तो अगला काम हमारा ये होगा कि हम क्या करें, एक हेल्थ की API बनाएं। और ये हेल्थ की API जो है वो प्रोडक्शन के जितने भी सर्वर्स होते हैं, जैसे कि AWS, वर्सल या जो भी है, तो आप उनको हेल्थ की API देते हैं स्पेशली, ताकि हेल्थ की API को वो चलाए। और इसी के ऊपर आप लॉजिक भी लिखते हैं कि अगर हेल्थ की API नहीं चली, तो समझो कि पूरा का पूरा जो मेरा बैकएंड है, कोड है, उसका कंटेनर अगर है, सपोज करें डॉकर का कंटेनर है, तो कंटेनर को डाउन कर दो, नया कंटेनर जो है वो बनाओ और उसको चलाओ। हेल्थ की API जो है वो पूरे के पूरे आपके कंटेनर को ही डाउन करके दूसरे कंटेनर को अप कर देगी। और ये बार बार हेल्थ चेक होता है। कि पता कैसे चलता है, अगर एक कंटेनर है C1, दूसरा कंटेनर है C2, तीसरा कंटेनर है C3, इस तरह C100 तक है, इतने सारे कंटेनर हैं, तो इसको पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा कंटेनर चल रहा है और कौन सा नहीं चल रहा है। तो हेल्थ की API से हम कहते हैं कि हर 10 मिनट के बाद ये हेल्थ की API चेक करो। और अगर वो हर 10 मिनट के बाद चेक करे, अगर किसी कंटेनर के अंदर कोई मसला है, तो उसकी हेल्थ की API तो नहीं चलेगी। और जब नहीं चलेगी तो क्या होगा, वो उसको डाउन करेगा और एक उसके जगह पर नए कंटेनर को या पूरे बैकएंड के कोड को अप कर देगा। तो ये फायदा है हेल्थ की API का। हेल्थ की जो API है, आए उसको बनाते हैं। और ये एक ऐसी API है जो कि आपको पता है कि वो कॉन्स्टेंट API है। तो हम इसको कहाँ पर बनाएंगे वो देखते हैं। इसको पहले तो इसका फंक्शन बनाने के लिए हम आ जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। और कंट्रोलर के अंदर राइट क्लिक करके, कंट्रोलर के अंदर मैं बना रहा हूँ, राइट क्लिक करके मैं कौन एक नहीं, सॉरी, फोल्डर बनाऊंगा। हेल्थ चेक इसका नाम रख देते हैं, हेल्थ चेक डॉट कंट्रोलर। नहीं, कंट्रोलर में कंट्रोलर। अभी आते हैं, राउट भी बनाते हैं इसका। पहले फंक्शन मैं सोच रहा हूँ बना लूँ, फिर पीछे राउट से कनेक्ट कर देंगे इसे। तो कंट्रोलर हेल्थ चेक कंट्रोलर .js की मैंने फाइल बना ली है। अब मैं क्या करूँगा, इसको फंक्शन बनाता हूँ। कॉन्स्ट, इसका नाम रखते हैं हेल्थ चेक। और हेल्थ चेक जो है, इसका ये बेसिक सा क्या है, फंक्शन है। तो इसको हमने रिस्पॉन्स करने, मतलब रिस्पॉन्स बैक करने। और रिस्पॉन्स में इस स्टेटस बताना है जो कि 200 होगा।
और जेसन की बॉडी को हम बताएंगे। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर डाटा, हम जेसन की बॉडी में क्या देते थे याद करें, एक ऑब्जेक्ट, और ये दिखा भी रहा था बल्कि सजेशन में, देखें हम भी ऐसे देते थे ना, स्टेटस ओके, जी, मैसेज। मैसेज देते थे। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, मैं आपको ऑब्जेक्ट मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तो आपने इसकी एक क्लास बना ली है। और क्लास से क्या होता है कि एक जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम बार 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 बार, वो ब्लूप्रिंट होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो हम बार बार इस तरह मैनुअल ना लिखकर अपनी क्लास को यूज करेंगे, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो क्लास से ऑब्जेक्ट बनकर आए, ना कि ऐसे डायरेक्ट मैनुअल है। समझ रहे हैं आप बात को? तो हम इसे मिटाते हैं, ऑब्जेक्ट ये जो हमने मैनुअल लिखा है इसको मिटाते हैं, और ऊपर से इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, और ये मुझे मंगवाना है डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ये मुझे मंगवाना है यूटिल्स के फोल्डर के अंदर जाकर, एपीआई रिस्पॉन्स के फोल्डर से। तो एपीआई रिस्पॉन्स डॉट जेएस इसका नाम है, और वहां से मुझे एक क्लास को मंगवाना है, तो मैं कंट्रोल स्पेस पर क्लिक करके एपीआई रिस्पॉन्स की क्लास मंगवा लूंगा। ये जो क्लास है, इस क्लास को यूज करते हैं, कॉपी करते हैं। क्लास को यूज करने के लिए जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट में हम हमेशा न्यू का कीवर्ड लगाते हैं, और जो न्यू का कीवर्ड है उसके बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं। तो जो मेरी क्लास है ये वाली, इस क्लास को जाहिर है सजेशन में हम जब राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो वो हमें बताता है कि इसको क्या क्या चाहिए, इस स्टेटस कोड चाहिए। तो इस स्टेटस कोड का जो नाम है, मतलब इस स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, तो इस स्टेटस कोड जो है वो आप दे दें इसको, क्या देना है, 200 कॉमा। अब ये कह रहा है कि डाटा दें। अच्छा, डाटा जो है वो हम क्या दें, पहले मैसेज दे देते हैं, मैसेज दिखा रहे हैं, तो मैसेज दे देते हैं, और मैसेज इज इक्वल टू ओके, ओके कर देते हैं, या सर्वर इज रनिंग कर देते हैं ना, सर्वर इज हेल्थी कर देते हैं, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि जो डाटा है वो, उसको ज़रा दोबारा देखते हैं, कॉमा लगाते हैं। डाटा जो है वो देना ज़रूरी है क्या, वहाँ एपीआई की क्लास को देख लूँ एक दफ़ा। एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर जाकर डाटा को हमने दिस डॉट डाटा किया है, और डाटा को बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू भी नहीं दी है, मतलब देना ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ वापस आते हैं और यहाँ पर डाटा को नल कर देते हैं। मतलब इस स्टेटस कोड दिया, मैसेज दिया, सर्वर इज हेल्थी, और डाटा तो होगा लेकिन खाली होगा। और कॉमा लगा कर देखें, और क्या है, और कुछ भी नहीं है, सब दे दिया, स्टेटस कोड भी दे दिया, डाटा भी दे दिया, मैसेज भी दे दिया। तो अब मुझे बताएं क्लास बनाने का फ़ायदा क्या होगा, कि ये आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाकर देगा जिसमें स्टेटस कोड, मैसेज और डाटा, हर वक्त जब भी आप इस क्लास को यूज़ करेंगे तो आपको बदले में एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिलेगा जो स्टेटस कोड, मैसेज और डाटा, हर हाल में आपको एक ऑब्जेक्ट में ये तीन प्रॉपर्टी लिख कर दी जाएगी। उसकी जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करता है, आप किसी को नल कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, किसी को नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर्टी ही गायब है, प्रॉपर्टी होगी ऑब्जेक्ट में, उसकी वैल्यू हो या ना हो। तो ये हमने लिख लिया, और इसके बाद जो है
अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कैच में रख दें। ट्राई कैच में इसे रख दें, ये आपका ट्राई हो गया। और जो आपका कैच है वो, उसके पास एक पैरामीटर होता है एरर का। जब भी एरर आते हैं तो आपके इस एरर के पैरामीटर में वो एरर ट्रांसफर कर देता है, और फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ भी। चलें हम अभी करते हैं इसको कैच को भी ठीक करते हैं। अभी फिलहाल आप ना इसे एक्सपोर्ट कर लें अपने इस फंक्शन को, जो कि एपीआई का फंक्शन है, उसे आप एक्सपोर्ट कर लें। और एक्सपोर्ट करने के बाद जो आपका कैच है, इसको यहाँ पर अभी हम एपीआई के एरर वाली क्लास को यूज करेंगे। अभी फिलहाल हम नहीं करते, इसको ऐसे ऐसे ही रहने देते हैं, अभी करते हैं थोड़ी देर में आके। फिलहाल जो है, बात ये थी कि हमने कंट्रोलर का फंक्शन लिखा है, हमने अभी एपीआई नहीं बनाई इसकी। हमने अभी कंट्रोलर का फंक्शन लिखा है, एपीआई नहीं बनाई है इसकी। तो इसकी एपीआई बना लेते हैं, वहाँ जाते हैं वापस। राउट का फोल्डर है मेरे पास, खाली फोल्डर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर हम राउट बना लेते हैं। नाम क्या रखें? नाम रखते हैं इसका, राउट का, हेल्थ चेक डॉट राउट्स डॉट जेएस। तो आपकी जो कन्फ्यूजन थी कि हमने पहले कंट्रोलर बना लिया और आउट नहीं बनाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कंट्रोलर का काम वही था जो आप समझ रहे होते हैं, और जाहिर है उसकी एपीआई राउट की शक्ल में ही बनती है। तो हम राउट बनाएंगे अभी। आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसे इंपोर्ट करें एक्सप्रेस को, फ्रॉम एक्सप्रेस, और कॉन्स राउटर को आप यहाँ पर इस तरह लगा लें। फिर आपको राउटर का यूज़ करके बना लेना है एक राउट को। अच्छा, ये आप मेथड की शक्ल में मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले आप इस तरह नहीं बना रहे थे। अलग अलग मेथड होते हैं दोनों के। जैसे कि राउट अगर आपको डिफाइन करना है तो आप राउट के मेथड में एंड पॉइंट डिफाइन कर दें। मैं इसको डिफाइन करूंगा फॉरवर्ड स्लैश से। ये मैंने एंड पॉइंट देने वाला मेथड लगा लिया। और इसका फंक्शन अगर आपको डिफाइन करना है तो आप इसके मेथड के साथ डिफाइन कर सकते हैं जो फंक्शन इसके अंदर चलेगा। जैसे कि इंपोर्ट हेल्थ चेक, ज़रा इसके ना एड्रेस पर भरोसा कम ही होता है तो हम खुद से लिखेंगे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। वो रखा है हमने कंट्रोलर के अंदर फॉरवर्ड स्लैश, और ये वाली फाइल। तो इस हेल्थ चेक के फंक्शन को हम यहाँ पर दे देंगे। थोड़ा अजीब सा है, अलग सा है, लेकिन ऐसा ही है। राउटर को आपने बोला कि एंड पॉइंट ये वाला लो, और इस मेथड के ऊपर ये फंक्शन चला देना। तो इस तरह भी आप क्या करते हैं, लिखते हैं, बल्कि इसी तरह लिखें। अब क्या है, अब आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है राउटर को, ताकि आप किसी मेन फाइल में इसको मंगवा सकें। यहाँ तक जो है ये वाली चीज़ आपने नहीं देखी है। पहले आप इस तरह नहीं लिखकर किस तरह लिखते थे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। पहले आप लिखते थे राउटर डॉट गेट, इस तरह लिखते थे आप। अब आप इस तरह करके लिखें,
राउट के अंदर राउट डिफाइन करें, और गेट के अंदर या पोस्ट के अंदर या जो भी मेथड है उसके अंदर वो फंक्शन डिफाइन कर दें जो आपको इसके ऊपर चलाना है। ठीक है, तो ये इस तरह अब हम ना लिखकर इस तरह लिखें। अच्छा, अब आपने जो राउट बनाया है, इस राउट को आपने ज़ाहिर है एक्सपोर्ट भी किया है, तो हम किसी मेन फाइल में इसे जाकर रजिस्टर करेंगे। और वो जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो आप अगर इस पूरे फाइल को कोलैप्स करें, SRC खोले, तो आपको यहाँ पर app.js की फाइल नज़र आ रही है। ये app.js की वही फाइल है जहाँ पर हमारी जो है वो चीज़ें कॉन्फ़िगर हुई हुई हैं, जैसे एक्सप्रेस भी है यहाँ पर, मिडलवेयर्स है, कोर्स है, एपीआई। एपीआई के अंदर, बल्कि एपीआई के अंदर तो नहीं, हम यहाँ पर राउट का एक अलग वो लगाते हैं, कमेंट। और इस एपीआई राउट जो है इसके अंदर आप ऐप डॉट यूज के मेथड के जरिए फॉरवर्ड / जो हमारी प्रैक्टिस है एपीआई वर्जन 1 हेल्थ चेक, और बाकी जो इसने लिख कर दिया है वो मैं सही करता हूँ। फिलहाल आप एंड पॉइंट को देखें, क्या दिया, एपीआई वर्जन 1 हेल्थ चेक। ये एंड पॉइंट बनेगा हेल्थ चेक के राउट का। और इसके ऊपर जो आपको हेल्थ चेक के लिए राउटर मंगवाना है, आपने जो राउटर दूसरी फाइल जो इसकी है राउटर वाले, अगर फाइल में हम जाएं, आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का फायदा ये होता है कि मैं किसी भी फाइल में इस राउटर को किसी भी नाम से मंगवा सकता हूँ। तो app.js में इसको, राउटर को जो वहां से राउटर के नाम से भेजा है, उसको हेल्थ चेक राउट के नाम से, अच्छा नाम है ये, इसी से मंगवा लेते हैं। और एड्रेस जो है वो हम खुद लिखेंगे, क्योंकि ये कभी कभी मिस्टेक भी करते हैं। तो ./, राउट के फोल्डर में जाओ, हेल्थ चेक राउट के अंदर जाकर ये फाइल ये लेकर आओ, इस नाम से जो भी वहां पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है वो लेकर आओ। तो हेल्थ चेक राउट को यहाँ पर दे दें। तो ये क्या कर लिया मैंने, राउट की रजिस्ट्रेशन कर ली अपने app.js में। और ये जो ऐप है, इसका लिसनर चल रहा है index.js में, यहाँ पर। तो मतलब index.js को तो अभी हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमने लिसन करवाया हुआ है। हमारा सारा काम जो है वो चलेगा app.js से। तो app.js में क्या है कि क्या क्या है, एपीआई राउट है, एपीआई है। यहाँ पर इसको भी सही कर लेते हैं ना, इसका मैं कहता हूँ कि वेलकम टू, वेलकम टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एपीआईज, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एपीआई सही है। तो एपीआई ये है जो कि आपके लोकल होस्ट 8000 अगर आपने पोर्ट रखा है तो उसके ऊपर आपको ये मैसेज मिल जाएगा। वरना आप अगर लोकल होस्ट 8000 एपीआई वर्जन 1 हेल्थ चेक लिखेंगे, तो आपको हेल्थ चेक का राउट चल के मिलेगा। उसके अंदर कंट्रोलर में एक फंक्शन चल रहा है, वो कंट्रोलर का जो फंक्शन है वो ये वाला है, जो कि आपको क्या जवाब देता है, स्टेटस कोड 200, सर्वर इज हेल्दी, और डाटा नल। तो ये तीनों फाइल जिसमें हम घूम रहे हैं बारी बारी, कंट्रोलर, राउट, app.js, इसके अंदर लिखी जाने वाली लाइन, इसमें किसी में भी आपको कोई कंफ्यूजन है? मैं पोस्टमैन को ओपन कर रहा हूँ ताकि इसकी चेकिंग कर सकूं। सही, ये ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा था? ज्वाइन, अच्छा इसको अब आप पहले तो अपने सर्वर को चला लें, क्योंकि पोस्टमैन जवाब नहीं देगा अगर आपका सर्वर जो है वो
रनिंग मोड पर नहीं है। तो हमने स्क्रिप्ट शायद लिख कर रखी थी, उस स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे npm run dev, और हमें मिलेगा एक एरर। ये एरर क्यों आया? ये एरर जो है इसकी वजह क्या है वो देखते हैं। ज़रूरत नहीं होती। देखिए ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो, मतलब हमने अभी रिक्वायर को छोड़ के इंपोर्ट यूज़ करना स्टार्ट किया है ना। तो ये जो है इसकी जब फाइल के नाम को मेंशन करते हैं तो उसमें डॉट जेएस एक्सटेंशन भी मेंशन करना ज़रूरी है। तो अब ये हर फाइल में करना पड़ेगा। तो सबसे आखिर वाले फाइल में चलते हैं, कंट्रोलर में चलते हैं, यहाँ पर डॉट जेएस लगा देते हैं। अच्छा, कंट्रोलर जो है वो होता है राउट के अंदर, राउट के अंदर भी हमने ठीक कर लिया। राउट जो है वो जाकर रजिस्टर होता है ऐप के अंदर, ऐप के अंदर हम राउट डॉट जेएस को लगा देते हैं। अब देखते हैं एपीआई चली, बिल्कुल चल गई। तो ये एक जब भी आप टाइप मॉड्यूल का यूज़ करेंगे तो याद रखिएगा कि एक्सटेंशन फाइल का देना ज़रूरी है। रिक्वायर में ज़रूरी नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है। चलें, तो ये चीज़ चल गई है, और एक आपको नई बात पता चली कि टाइप मॉड्यूल में फाइल का पूरा नाम लिखना है, एक्सटेंशन के साथ लिखना है। अच्छा, आ जाए पोस्टमैन के ऊपर। तो जो आपका पोस्टमैन है, इसको लोकल होस्ट कौन से वाले के ऊपर चलाया है हमने, ये भी तो देखें ना। अपने आते हैं डॉट एनवी के अंदर, पोर्ट है हमारा 8000। तो ठीक है, 8000 यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 लिखा हुआ है, और लोकल होस्ट नहीं है, मैं इसे कर लेता हूँ ठीक। लोकल होस्ट 8000, 8000 के बाद जो एंड पॉइंट है मैं उससे लगाता हूँ। तो एंड पॉइंट में ऐप डॉट जेएस, एपीआई वर्जन 1 हेल्थ चेक, इसे उठाते हैं यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, गेट का ही मेथड था, बिल्कुल गेट का ही मेथड था। आए जरा इससे टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं हुआ, दोबारा टेस्ट करते हैं। अपने सर्वर पर चल कर देखते हैं कि क्या एरर है। यहाँ पर अभी तक कोई एरर नहीं है। पोस्टमैन को कैंसिल करता हूँ, मैं दोबारा से रीसेंड करता हूँ। ठीक है, तो पोस्टमैन जो है वो कंटिन्यूसली चलते जा रहा है। इसके मतलब ये है कि रिस्पांस जब नहीं मिलता एपीआई से, तब आपको इस तरह ये दिखाता है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, आप ने बिल्कुल सही कहा। और हमने जो है वो एरर जो है इसका, कंट्रोलर कंट्रोलर के कैच के कोड को हमने नहीं लिखा ना। तो आए ज़रा कैच के कोड को लिखते हैं। तो एपीआई एरर को यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पर एपीआई रिस्पॉन्स की जगह एपीआई एरर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आए इसको मिटाते हैं, और इस स्टेटस जो है वो 500 है, बिल्कुल ठीक है। बाकी जो ये है आपका जेसन, इस जेसन को मैं ला कर देता हूँ एपीआई रिस्पॉन्स की जगह एपीआई एरर। ये हमें यूटिल्स के अंदर मिलेगा। एपीआई एरर को ओपन करते हैं, और इसकी क्लास के इस स्ट्रक्चर को एक दफ़ा देखते हैं कि क्या क्या लेता है ये। स्टेटस कोड, मैसेज, एरर, ये तीन चीज़ें देना ज़रूरी है, बाकी तो खुद ही सेट हुई हुई है। तो अगर आप मैसेज ना भी दे तो मैसेज भी बाय डिफॉल्ट सेट है। स्टेटस कोड देना है और एरर देना है। ठीक है, आइए चले देते हैं। इसका नाम उठा लेता हूँ मैं। कंट्रोलर में जाते हैं और इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश, कुछ भी नहीं आया, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश यूटिल्स के अंदर जाओ, और
ये वाली फाइल उठा के लाओ। ठीक है। सजेशन से एपीआई एरर की क्लास मंगवा लेते हैं, और यहाँ पर न्यू के कीवर्ड के साथ एपीआई की इसको क्लास को लिख देते हैं। तो देखें, उसने खुद लिख कर दे दिया, बहुत अच्छे से लिख कर इसने दे दिया है। तो हम इस सजेशन को एक्सेप्ट करेंगे। स्टेटस कोड जो है 500 है, बिल्कुल ठीक है। मैसेज जो है इंटरनल सर्वर एरर का मैसेज है, बिल्कुल ठीक है। एरर जो है वो एक एरे था, तो एरे के अंदर जो पहला पहला एलिमेंट है वो है ही एरर डॉट मैसेज। ये कहाँ से आया एरर डॉट मैसेज? जो कैच का पैरामीटर है ना, उसके अंदर की प्रॉपर्टी है ये। तो बिल्कुल ठीक लिखा है इसने। आपको आदत हो जाएगी, अभी आप पहली दफ़ा लिख रहे हैं, आपको आदत हो जाएगी अपनी इस एपीआई रिस्पॉन्स और एपीआई एरर के क्लास को यूज़ करने की आदत हो जाएगी आपको। आए वापस चलते हैं और दोबारा से सेंड करते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो इसे करके देखते हैं कि हमने जो अपनी क्लास बनाई है, एपीआई रिस्पॉन्स की जो क्लास है, इसमें शायद जावा स्क्रिप्ट में ये होता है कि वैसे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो होती नहीं है जावा स्क्रिप्ट में। ये जो आप क्लासेस बनाते हैं ना, वो टाइप स्क्रिप्ट में तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअल में है। जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या क्लासेस जैसा कुछ भी नहीं होता, वो बस एक दिखने के लिए क्लास होती है। तो ये जो क्लास है, इसके कुछ रूल रेगुलेशन ना टाइप स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग है। तो ये ऐसा है कि आप जो भी बनाते हैं उसको यूज करते रहे, इसके नाम को मेंशन करके वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये करते हैं कि इसे मिटाते हैं, और जैसे लिखा हुआ है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्टेटस कोड 200 दे दिया हमने, कॉमा। अब कहता है कि डाटा दें, तो डाटा की जगह पर डाटा ही दें, मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब डाटा देना है तो डाटा मैं नल दे दूंगा, फिर कॉमा, मैसेज देना है तो एपीआई इज हेल्दी, ये है हेल्थ चेक। ठीक है, अब मैं मैसेज दे सकता हूँ। इसी तरह इससे भी मिटाते हैं पूरे को, और राउंड ब्रैकेट दोबारा लगाते हैं। अब ये कह रहा है स्टेटस कोड, तो 500 दूंगा। ये कहता है मैसेज, और मैसेज के बाद एरर। तो ये बिल्कुल ठीक सजेशन इसने दी हुई है, तो इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। स्टेटस कोड, मैसेज और एरर। आए जरा चेक करते हैं, हमने इसमें इसकी कीज मिटाई हैं। पहले तो यहाँ पर चेक करते हैं। आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट मैंने अपने सर्वर को बंद कर रहा हूँ, मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा सर्वर जो है वो चल रहा है। पोस्टमैन पर आते हैं, और पोस्टमैन पर इस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो शुक्र है, जवाब आ गया। और यही यही मसला था। याद रखिएगा कि जावा स्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लासेस आप बनाते हैं ना, वो नाम की क्लासेस होती हैं। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा स्क्रिप्ट में है नहीं। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो एक्चुअल में है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन इन्होंने ऐसे नाम की क्लासेस बना दी हैं, तो उसके रूल रेगुलेशन थोड़े अलग से हैं। तो आपको ना क्लास को जब भी यूज करना है तो उसके वैल्यूज को देना है। तो वैल्यूज को फिर आप आगे पीछे भी नहीं कर सकते। अगर पहला पहला जो इसकी जो पहली पहली प्रॉपर्टी है वो है स्टेटस कोड की, तो आप इसके जगह पे डाटा नहीं लिख सकते कि मैं नल को पहले लिख दूं और स्टेटस कोड बाद में लिख दूं। इस तरह नहीं है। तो जो आना है पहले वो पहले आएगा, जो दूसरे नंबर पर आना है वो दूसरे नंबर पर आए, और जो तीसरे नंबर की वैल्यू है वो तीसरे नंबर पर आए। तो ये इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलें, ये चीज़ चल गई है। तो हम क्या करते हैं,
एक दफ़ा और इसे सेंड करते हैं, ठीक है। 200 के रिक्वेस्ट में आपको ये जवाब मिल गया, स्टेटस को 200 डाटा नल, मैसेज जो है एपीआई इज हेल्थी और सक्सेस ट्रू। बहुत ही सीक्वेंस में जवाब आया है क्योंकि हमने अपनी क्लास का यूज़ करके इस जवाब को दिया है, इस ऑब्जेक्ट को बनाया है। तो और हर दफ़ा आप जब भी क्लास को यूज़ करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर में आपको जवाब मिलेगा। यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। जी, आए ऐसे क्या करते हैं कि अपने कलेक्शन में जो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का एक फोल्डर है, इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर जो टेस्ट का फोल्डर है, इससे ओपन करते हैं। और जो एक फोल्डर और बना लेते हैं, और इसको मैं कहता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में ही मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ये तो फाइल बन गई, फाइल डिलीट करते हैं। फोल्डर बनाने के लिए ऐड फोल्डर करते हैं, इसका नाम रखते हैं हेल्थ चेक। हेल्थ चेक के अंदर एक फाइल बनाते हैं, और वो जो फाइल है वो यही वाली फाइल होगी। यहाँ से इसका पूरा ये उठाते हैं राउट, और इस फाइल के अंदर ले जाकर लगाते हैं। अच्छा, और ये जो है ना लोकल होस्ट 8000, ये भी हमने वेरिएबल के तौर पर यूज़ किया था, अगर आपको याद हो। तो वेरिएबल कहीं पर अगर मुझे मिल जाए, वेरिएबल जो है मुझे मिलेगा, एनवायरनमेंट के अंदर ही जाना पड़ेगा मुझे। लोकल एनवायरनमेंट को क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर है लोकल होस्ट 8000 ये लिखा हुआ है। तो मैं बेस यूआरएल के नाम को कॉपी कर लेता हूँ, वापस आता हूँ, हेल्थ चेक के इस वाले को क्लिक करेंगे, और यहाँ फॉरवर्ड स्लैश से पहले पहले तक इसे मिटाते, डबल करली ब्रैकेट लगाते, इसके अंदर बेस यूआरएल लिख देते हैं। फिर से सेंड करता हूँ मैं, ठीक है, जवाब आ गया। तो ये जो एपीआई बन गई है, इसको हम नाम दे देते हैं, रीनेम करके, हेल्थ चेक एपीआई। ठीक है, तो मेरा फोल्डर भी मेंटेन हो रहा है और एपीआई भी बन गई। अब मैं बंद कर सकता हूँ इसे। हाँ, सेव करना ज़रूरी होता है, आप सेव करें, बिल्कुल ये सेव का बटन है। बंद करें, बंद करें और बंद, इसे भी आप डोंट सेव करके बंद कर दें। ठीक है, तो दो, मेरा प्रोजेक्ट मेंटेन होते हुए चल रहा है, और यहाँ पर टेस्ट की एपीआई है। टेस्ट की एपीआई टेस्टिंग के लिए है, इसे सेंड करूंगा तो ये कहता है वेलकम टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एपीआई। इसे क्लिक करके सेंड करूंगा तो ये कहता है कि स्टेटस को 200 डाटा मैसेज और सक्सेस। तो इस तरह एक फोल्डर फोल्डर और एपीआईज एपीआईज में इसके अंदर मेंटेन हो रही हैं और चल रही हैं। तो इसे बंद करते हैं, वापस आते हैं, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया अब तक, एक दफ़ा आप में से कोई रिपीट करे। अब हम एक ना अजीब सी चीज़ देखने जा रहे हैं, वो ये है कि जब आप अपनी एपीआईज बनाते हैं, मैं सारे फोल्डर फाइलें बंद कर रहा हूँ, और मैं आता हूँ अपने कॉन्स कंट्रोलर के फोल्डर में, एसआरसी में कंट्रोलर में हेल्थ चेक को ही देख लेते हैं। यहाँ पर एक एपीआई का फंक्शन है। इस एपीआई के फंक्शन को जब हम लिखते हैं तो उसमें हम ट्राई कैच लगाते हैं, और इसी से सिमिलर और ट्राई कैच लगाते हैं अगर और फंक्शन बनेंगे तो। और ट्राई कैच, और ट्राई कैच, और ट्राई कैच, इतने सारे ट्राई कैच लगाने से आपका सर्वर जो है वो ट्राई कैच से भी स्लो हो जाता है। और सिर्फ ये मसला नहीं है, मसला ये है कि बार बार ट्राई कैच का कोड हमें दिखने को मिलता है, तो एक जो ड्राई का प्रिंसिपल है, डोंट रिपीट योरसेल्फ, वो भी ब्रेक हो जाता है। तो प्रोडक्शन के अंदर आप कभी भी ट्राई कैच के कोड को बार 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 लिखा नहीं देखेंगे। ट्राई कैच को एक एब्स्ट्रैक्शन के अंदर छुपा के यूज किया जाता है।
हम वो एब्स्ट्रैक्शन बनाने जा रहे हैं, जिसको बनाने के बाद ट्राई कैच को हम बार बार यूज नहीं करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि हमने ट्राई कैच को यूज किया, क्योंकि जब हम वो फंक्शन बना लेंगे, तो उसके बाद मैं आपके सामने इस ट्राई कैच को चेंज करके उस फंक्शन की हेल्प से करूंगा ट्राई कैच, तो आप देखेंगे कि कोड कितना क्लीन हो जाएगा। बार बार जो ट्राई कैच ट्राई कैच ट्राई कैच हम लगाते हैं, उससे कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, डोंट रिपीट योर सेल्फ का जो रूल ब्रेक है, और जो ये सर्वर को थोड़ा स्लो करने वाली जो चीज़ है, ट्राई कैच ट्राई कैच ट्राई कैच से, बहुत सारे ट्राई कैच से, इन सब से आपकी जान छूट जाएगी। तो इसके लिए हम बनाने जा रहे हैं एसिंक हैंडलर फंक्शन। कहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि ये डेटाबेस की कॉल नहीं है, और ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हम बार बार यूज करेंगे, तो हम वो कहाँ पर बनाएंगे? यूटिल्स में। यूटिल्स के फोल्डर के अंदर हम बनाएंगे, और इसका नाम मैं रखूंगा एसिंक। आप इसका नाम यही देखेंगे, एसिंक हैंडलर .js। एसिंक हैंडलर .js के नाम की मैंने फाइल बना ली है, और इसके अंदर मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एसिंक हैंडलर, जो कि एक फंक्शन लेता है पैरामीटर के तौर पर, और रिटर्न करता है एक फंक्शन को देखें, जो एसिंक हैंडलर एक फंक्शन है जो कि पैरामीटर में खुद एक और फंक्शन लेता है, और रिटर्न करता है एक फंक्शन को। इस फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट के पैरामीटर होते हैं, जो कि एक प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। उसी फंक्शन को जो आप देते हैं इसको, उसके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट के पैरामीटर को लेकर ये ट्राई कैच जो है उसको खुद से लगा देता है। अगर एरर आया तो फिर वो एरर को एरर की तरह डील कर लेता है। तो अगर एरर आया तो नेक्स्ट को यूज करके वो आगे भेज देगा। ये जो लाइन ऑफ कोड आपने लिखा है ना, ये बहुत छोटा सा लाइन ऑफ कोड है, लेकिन आप इसके हेल्प से ट्राई कैच के फंक्शन को, ट्राई कैच के मेथड को जो आप लगाते हैं, वो आप रिमूव कर सकते हैं। ये खुद ही आपका ट्राई कैच हैंडल करके दे देगा। तो आए जरा देखते हैं कि जो हमने ये लिखा है। पहली बात तो मैं इसको एक्सपोर्ट मॉड्यूल नहीं करूंगा, हम अब जो है वो एक्सपोर्ट इस तरह कर रहे हैं ना, तो मैं इसको करली ब्रैकेट में रखूंगा। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने एसिंक हैंडलर को, और ये मैंने आपके सामने ये फंक्शन बना दिया। आए इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। ये आपको वैसे तो मुश्किल लग रहा होगा और समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप बस ये याद रखें कि ये लेता क्या है आपसे, एक फंक्शन, और ऐसा फंक्शन जिसके पास ये पैरामीटर्स मौजूद होते हैं। तो हम इसे एक ऐसा फंक्शन दे देते हैं। तो इसका यूज जो है वो देखते हैं कि इसका यूज होगा किस तरह। हम हमारे पास एक एपीआई है, उस एपीआई के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं
कि इसका यूज़ जो है वो हम किस तरह करेंगे। तो इसके नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एसिंक हैंडलर को, और अपने कंट्रोलर में आ जाते हैं। कंट्रोलर में, हेल्थ कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं। ये मेरी एक एपीआई बनी हुई है, ये जो कि ट्राई कैच के अंदर आप देख सकते हैं कि ट्राई के अंदर से रिस्पॉन्स आता है और कैच के अंदर से एरर आता है। ये मेरी एक एपीआई बनी हुई है हेल्थ चेक की। तो मुझे इस पूरे की एक मैं निकालता हूँ कॉपी, ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सके। ऊपर वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और नीचे वाले को मैं चेंज करता हूँ, ताकि पुराना भी रहे और नया भी रहे। तो एसिंक हैंडलर है ना, एसिंक हैंडलर, तो एसिंक हैंडलर को मंगवाते हैं और इससे इंपोर्ट भी कर लिया। ऊपर से आप देखेंगे एसिंक हैंडलर फ्रॉम यूटिल्स के अंदर जाकर एसिंक हैंडलर डॉट जेएस को लेकर आया है ये। अच्छा, ये एसिंक हैंडलर जो है वो एक फंक्शन है, और लेता क्या है ये, यहाँ पर आपको देखें दिखा भी रहे, एक फंक्शन है। तो इसको फंक्शन चाहिए और ये प्रॉमिस है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर एसिंक, जैसे हम बनाते थे ना अवेट, कभी कभी हम डेटाबेस की कॉल के लिए यूज करते थे तो अपने फंक्शन को एसिंक फंक्शन बना देते थे। इसी तरह आप एसिंक वाला फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद आप इसको वही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देंगे। मतलब आपका जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है वो पहले डायरेक्ट लिखते थे, अब आप वो रैप करके लिख रहे हैं एसिंक हैंडलर के फंक्शन में। उल्टा लिख दिया ना मैंने, जी रिक्वेस्ट सर, पहला रिक्वेस्ट। रिस्पॉन्स। और उसके बाद आप इसको एरो फंक्शन बना दें और कर्ली ब्रैकेट को ओपन करके आप यहाँ से क्या करें, रिस्पॉन्स बैक करें। तो रिस्पॉन्स का कोड मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ये है रिस्पॉन्स का मेरा कोड, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। और बस ये लाइन ऑफ कोड है, पहले आप ये लिख रहे थे अब आप ये लिख रहे हैं, है ना क्लीन। ट्राई करके देखते हैं पहले कि इससे रिस्पॉन्स आता भी है या नहीं आता है। पहले ट्राई करेंगे उसके बाद फिर इससे करते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी और यहाँ पे मुझे मिला एरर। आए ज़रा इस एरर को रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसे समझते हैं। तो health check has already been declared। अच्छा, मैंने सर्वर को अपने रीस्टार्ट किया और वो जो है ना उसे जवाब दे दिया। कभी कभी सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है तो वो जो है चल जाता है। अब ये मैंने कुछ कोड में कोई चेंजिंग नहीं की है, कोड वही है आपका। सर्वर सिर्फ बंद करके दोबारा चलाए। तो हमारा जो मकसद है वो ये देखना कि देखें, ट्राई कैच को मैं पहले लगा रहा था ताकि अगर कोई एरर आए तो ट्राई संभाल कैच संभाल ले। अगर चल जाए तो वो ट्राई के अंदर रैप होकर चले, ताकि आपके एपीआई में कोई, अगर कोई मसला है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश ना हो, इसलिए ट्राई कैच लगाते हैं। आप ऊपर वाले को देखें और नीचे वाले को देखें, कितना क्लीन है ये, कोई ट्राई कैच नहीं है। और ये आपका बिल्कुल कस्टमाइजेबल है। आपने एसिंक हैंडलर को देखें, मैं आपको ना वो चीज़ मिटा कर दिखाता हूँ जो आप पहले से लिखना जानते हैं। एसिंक, ये फंक्शन जो कि एक रिस्पॉन्स बैक कर रहे हैं आपके, इसको ये मैंने मिटा दिया। तो नई चीज़ क्या है कि जब भी आप फंक्शन लिखेंगे तो एसिंक हैंडलर वाले फंक्शन का यूज करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे। और आप अगर इसके अंदर लिखते हैं तो ट्राई कैच की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर ये जो है, इसमें भी आपने क्या किया है, अपनी क्लास का यूज किया है। तो ये जो आपने लिखा है ना,
ये फुल्ली आपकी तरफ से कस्टमाइजेबल भी है, और कितना क्लीन है ये एक एपीआई बन गई है। जो एपीआई पहले 4 लाइनों 5 लाइनों में आप बना रहे थे, वो अब इस तरह की एपीआई बन गई है। क्लीन है ना ये काफी। जी सर। सर ये प्रॉमिस को थोड़ा सा जी। क्लियर कीजिए सर, प्रॉमिस। तो मैं पहले ऊपर वाला कोड मिटा रहा हूँ और मैं वापस आता हूँ अपने एसिंक हैंडलर में। यहाँ से आपको दिखाते हुए चलता हूँ कि एसिंक हैंडलर जो है उसने एक पूरा फंक्शन लिया है, ऐसा फंक्शन लिया है जो जिसके बाद रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, नेक्स्ट भी होता है इसके पास। तो हम आते हैं अपने एसिंक हैंडलर में। क्या इसके जो एफ एन का पैरामीटर है, हमने इसको, मतलब फंक्शन का पैरामीटर है, हमने इसको फंक्शन दिया भी है। और ये जो फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं कि नीचे यूज भी किया है आपने। ये फंक्शन है और ये फंक्शन यहाँ पर यूज हो रहा है। देखिए प्रॉमिस जो है ना, प्रॉमिस इस चीज को खुद ही संभाल लेगा कि अगर वो चीज रिजॉल्व हो जाती है तो रिजॉल्व हो गई। अगर वो चीज रिजॉल्व नहीं होती तो वो कैच के अंदर इसे भेज देगा। और कैच का फायदा ये कि ये ऑटोमेटिकली जो आपकी ट्राई कैच वाला काम है, ये वैसे ही बिहेव करेगा। तो आपकी एप्लीकेशन को क्रैश होने नहीं दिया जाएगा। क्या चीज है? इसको जी सर। हम कहते हैं क्लोजर फंक्शन। क्लोजर नेक्स्ट वो। फंक्शन कहते हैं। लेकिन ना मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर होती हैं। आपने इसको लिख दिया, ठीक है लिख दिया, अब आप दोबारा ना इसको आकर कभी भी देखेंगे नहीं कि आपने लिखा क्या है। अब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इसको यूज करेंगे। जब जब आप इसको यूज करते हैं तब आप अच्छा पीछे ये आके नहीं देखते। ठीक जी हो गया सर, फिर तो चल रहा है। सर। जी जी। अब देखिए ना, अब क्योंकि ये चीज़ क्लीन हो गई है तो आपको इस एपीआई एरर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरर आप भेज नहीं रहे। तो आपने एपीआई एरर को अभी हटा दिया। अच्छा, अब आपको ये करना है कि आपने कितनी एपीआईज बना ली हैं बताएं। सर हमने एक ही बनाई है। सर दो बनाइए, एक नेम और एक ये हेल्थ चेक की। एक नेम और एक हेल्थ चेक की, बिल्कुल ठीक है। मेन जो है। मेन वाली जो है, जो फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर है, ऐप डॉट जेएस में, ये जी। वेलकम टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एपीआई, बिल्कुल ठीक है। एक हमने बनाई होम के ऊपर और एक हमने बनाई है हेल्थ चेक के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। दो एपीआई हमने बना लिया। तो आए हम अपने काम को शुरू करते हैं और डेटाबेस के लिए हम सेटअप करते हैं। सबसे पहले हमारे इस प्रोजेक्ट में अथेंटिकेशन जो है वो होना ज़रूरी है। अथेंटिकेशन, अथराइजेशन, मतलब यूज़र की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होना ज़रूरी है। और हमने पीछे जितनी भी पढ़ाई की है वो हमने अथेंटिकेशन, अथराइजेशन, मतलब यूज़र को लॉगिन कराना, साइन अप कराना, फॉरगेट पासवर्ड करवाना, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। तो डेटाबेस के अंदर वो यूज़र सेव होगा और डेटाबेस हम मोंगो का यूज़ करेंगे। तो मोंगो जो है वो चलता है अपने ORM के ऊपर, जो कि है मोंगूज। तो मोंगूज के अंदर आते हैं और मोंगूज को इंस्टॉल करते हैं। mongoose.js.com, और यहाँ पर आकर इसके रीड द डॉक्स को क्लिक करते हैं। रीड द डॉक्स के अंदर आप अगर क्विक स्टार्ट में जाएं तो npm इंस्टॉल mongoose मिल जाता है आपको। नहीं भी आना है अगर डॉक्यूमेंट में, तो आप वैसे भी यहाँ पर आकर ये लिख सकते हैं। तो मैं अपने सर्वर को बंद कर रहा हूँ। सर कल आपने मंगूस तो इंस्टॉल किया था। मंगूज इंस्टॉल किया यस हुआ है। सर, ये हमने इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, तो पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं और पैकेज डॉट जेसन में देखते हैं कि मोंगोज हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉल है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये मोंगोज इंस्टॉल है तो कल मुझे शायद याद आ रहा है कि हमने मॉडल भी बना लिया था। नहीं, मॉडल नहीं बनाया है, मॉडल खाली है।
सिर्फ mongoose इंस्टॉल किया था और कुछ नहीं किया। तो आए ज़रा मॉडल को बनाते हैं। तो मॉडल को राइट क्लिक करके मैं एक फाइल बनाऊंगा, user.models.js। और यहाँ पर इंपोर्ट करके हम mongoose को मंगवाएंगे mongoose से। और एक चीज और होती है जो कि स्कीमा जनरेशन की क्लास है, उसे भी आप मंगवा लेंगे। और आपको एक वेरिएबल का नाम लिखना है जो कि हो सकता है यूजर स्कीमा। और यूजर स्कीमा के बाद आप इस क्लास का यूज करेंगे। तो क्लास को यूज करने के लिए हम हमेशा न्यू का कीवर्ड लगाते हैं और यहाँ पर हम अपने क्लास को इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर आप कर्ली ब्रैकेट लगाकर इसे ओपन करें। और उसके बाद जो है मेरे साथ सोचें कि आपके यूजर स्कीमा के अंदर कौन कौन से डेटा को फिल करना है आपको। पहला तो नाम आ जाएगा। पहली चीज हम देते हैं यूजर की तस्वीर। तो उसको मैं कहता हूं कि अपनी पिक्चर जो है वो रखे। और पिक्चर का जो नाम है, मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, एक सेकेंड। इसका मैं नाम रख सकता हूँ एवटार। और एवटार जो है उसकी टाइप देते हैं। तो टाइप होगी इसकी, जाहिर है ये पिक्चर है ना, तो इसकी जो टाइप है वो, अब डायरेक्ट हम स्ट्रिंग ना लिखकर हम क्या करेंगे कि इसको बताएंगे कि ये एक यूआरएल है जो कि एक स्ट्रिंग है। पीएनजी नहीं दे सकते हैं सर? यहाँ पर डायरेक्ट पीएनजी नहीं देते, यहाँ पर हम यूआरएल देते हैं। मतलब देखें, जो आपकी पिक्चर होती है ना, जो आपकी पिक्चर होती है वो आप डेटाबेस में, ये जो आपका डेटाबेस है मोंगोडीबी, इसमें डायरेक्ट आप नहीं रखते। पिक्चर आप डायरेक्ट इसमें नहीं रखते, आप रखते हैं स्टोरेज डेटाबेस में, जिसको आप कह सकते हैं कि ये आपका AWS S3 बकेट है। S3 बकेट उस डेटाबेस का नाम है जिसके अंदर हम अपनी तस्वीरें रखवाते हैं और वहाँ तस्वीरें हमारी सेव होती हैं। ठीक है, ये पिक्चर, ये वाली जो पिक्चर है वो इसके अंदर सेव है। और इसका यूआरएल जो है वो आप यहाँ सेव कर लेते हैं अपने मोंगोडीबी में। तो हम जो बना रहे हैं अभी, ये प्रोसेस क्या है, ये जो एवेटार है इसके अंदर आप क्या सेव कर रहे हैं, यूआरएल। यूआरएल। किस चीज़ एड्रेस, का यू मीन यूआरएल? एड्रेस? एड्रेस। AWS S3 बकेट का। जी। तो इसके लिए आपने ये प्रॉपर्टी दी हुई है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हम ये दे सकते हैं कि अगर लेट सपोज पिक्चर नहीं देता यूजर, तो आप यहाँ पर डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं। और जो ये डिफॉल्ट है इसका यही सेम जो यूआरएल है वो आप दे सकते हैं कि क्या हो सकता है ये यूआरएल। तो आप इसको कहते हैं कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। और
अभी हो सकता है कि हम इसके जगह पर कोई प्लेस होल्डर यूआरएल भी लगा दें। तो चले, अभी तो फिलहाल ये बात समझ आ गई कि अगर देता है तो इस यूआरएल में वो चीज़ आकर सेव हो जाएगी, अगर यूज़र नहीं देता तो इस यूआरएल को एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ हम सेव करवा देंगे। सर उसमें तो मल्टीपल इमेजेस होंगी ना, तो एक ही यूआरएल देंगे आप? मल्टीपल इमेजेस, एक प्रोफाइल, अगर आप एक बंदे को कहते हैं कि रजिस्टर करें तो उसकी एक ही तस्वीर आप मांगते हैं ना। लेकिन एक से ज्यादा वो होंगे ना मैंने तो कभी लोगों ऐसा को। कोई फॉर्म फिल नहीं किया जिसमें अपनी ही तस्वीर एक से ज्यादा दी हो। नहीं नहीं, एक से ज्यादा प्रोफाइल्स तो होंगी ना, तो इमेजेस के एड्रेस अलग अलग नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए ना, आप जो ये टेबल बना रहे हैं मोंगो डीबी में, ये इस तरह की एक टेबल आप क्रिएट करें, सपोज करें। टेबुलर फॉर्म में दिखा रहा हूँ, मोंगो डीबी टेबुलर फॉर्म में होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि आपने ये कॉलम्स बना दिए। इन कॉलम्स के अंदर आपने एक बना दी फील्ड आईडी, मोंगो डीबी ऑटोमेटिक खुद ही बना देता है। आईडी के बाद आपने बना दिया एक एवेटार। ये है एवेटार। एवेटार का जो डाटा है, जैसे कि ID1 एवेटार का ये यूआरएल है। तो जो बंदा है जिसका नेम भी अगर हम अभी लिखते हैं, उसका नाम है ताहा। तो ताहा का जो एवेटार ताहा देता है वो एक ही देगा ना। ये एक पूरा डाटा बन रहा है। अब दूसरा बंदा जब आएगा तो उसकी ID2, उसका एवेटार वो फिल करता है, उसका नाम फिल करता है। और ये जो एवेटार का यूआरएल है, ये S3 बकेट से आ रहा है। तो एक एक डाटा, एक एक बंदों का जो एक एक डाटा है ना, वो बनते जा रहे हैं। तो इसमें किस तरह, मुझे समझाए ना, किस तरह मिक्सअप चीजें हो सकती हैं? नहीं हो सकती। ये जो टेबल जी है, सर। ये जो टेबल के अंदर जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ अभी येलो से, ये है असल में ये स्कीमा। हर बंदे के लिए यही स्कीमा अप्लाई होगा। दूसरा बंदा आएगा, यही स्कीमा अप्लाई हो रहा है। तीसरा बंदा आएगा, यही स्कीमा अप्लाई हो रहा है। तो मतलब एवेटार को हमने अगर दिया तो यूआरएल में आकर सेव हो जाती है उसकी वैल्यू, अगर नहीं देते तो डिफॉल्ट की वैल्यू ये हो जाती है। अच्छा देखें, प्लेस होल्डर भी हम लगा सकते हैं। प्लेस होल्डर ना, आप लोगों ने सबने देखा ही होगा। मैं आपको एक वैसे ही वेबसाइट दिखा देता हूँ। प्लेस होल्ड .co के नाम से अगर आप जाएं ना, तो ये देखें, इस तरह के प्लेस होल्डर्स आपने देखे होंगे अगर आपको याद हो। तो ऐसे करके ना, आप अगर वैल्यू नहीं देते, मैं इस यूआरएल को ऊपर अगर लिखूं इस तरह, याद है आपको कि कोई इमेज अगर नहीं आ रही है तो इस तरह लिखा आ रहा है, या यूजर का आइकन बना आ रहा है, अगर आपने नहीं दिया तो वहां पर जी एक सर, बाय जी जी। डिफॉल्ट आता है। तो हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर उससे नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये लिख देते हैं, जैसे कि 200 बाय 200, छोटा उठा लेता हूँ ना मैं, 200 बाय 200। इस लिंक को कॉपी करता हूँ और डिफॉल्ट में दे देता हूँ कि अगर यूजर ने नहीं दिया तो ये लगा देना, अगर यूजर ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर दी तो वो लगा देना, नहीं दिया तो ये लगा देना एवेटार में। आप इसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे यूजर वाला आइकन। तो अगर आपको ये लिंक चाहिए तो ये मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, एवेटार के बाद अगली चीज क्या होगी? तस्वीर ले ली तो फिर नाम पूछेंगे ना। यूजर नेम, यूजर नेम जो है उसमें मैं टाइप स्ट्रिंग दूंगा और रिक्वायर्ड जो है वो ट्रू करूंगा। यूजर नेम के बाद आप यूजर नेम में, यूजर नेम देखें, यूनिक तो नहीं रखते हम, यूनिक हम नहीं रख सकते, हाँ लेकिन लोअर केस रख सकते हैं।
लोअर केस इज इक्वल टू ट्रू, और यूजर नेम को हम ट्रिम भी कर सकते हैं कि अगर वो नाम लिखते हुए स्पेसेस का गलत इस्तेमाल करता है तो उसे ट्रिम कर दो, फालतू स्पेसेस उसके नाम में मत रखना। तो ये ट्रिम का यूज आप कर सकते हैं, लोअर केस का यूज कर सकते हैं कि नाम छोटे उसमें यह है अल्फाबेट में, रिक्वायर्ड है, टाइप स्ट्रिंग है, इतनी चीजें आप दे सकते हैं। और एक चीज और भी है कि अगर आपको क्विक सर्चिंग करनी है तो आप इंडेक्स भी दे सकते हैं। लेकिन छोड़े, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते, इंडेक्स नहीं देते। इतनी चीजें तो हमें समझ आ ही रही है ना। टाइप, रिक्वायर्ड, लोअर केस और ट्रिम, मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस भी मिटा दिए। अच्छा, अब अगली चीज देते हैं। एवटार को मैं कोलैप्स कर देता हूँ, यूजर नेम भी हमने दे दिया है, इसे भी हम कोलैप्स कर देते हैं। ईमेल देने की बारी है, तो ईमेल देते हैं। और ईमेल में मैं देता हूँ टाइप जो है स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड जो है ट्रू। ईमेल के साथ जो है एक वैल्यू आप दें वो है यूनिक, और अगर आप देना चाहें लोअर केस भी दे दें, और आप ट्रिम भी दे दें। ये सारी अच्छी चीजें, ये सारी दे दें। तो ये भी आपने लिख दिया है, इसे भी कोलैप्स करें। मीटिंग खत्म होने वाली है, वापस आते हैं। ईमेल हमने देखे हैं, लिख लिए। अब ईमेल के बाद ना अगला डाटा जो कि मैं यूजर से ले सकता हूँ, वो मैं उससे पूछता हूँ कि उसका फुल नेम क्या है। फुल नेम को मैं अगेन टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड करता हूँ, और ट्रिम भी करते हैं ना, क्योंकि नाम में हो सकता है कि वो स्पेसेस दे दे, तो ट्रिम भी करते हैं। ट्रिम के बाद जो है मैं अगली चीज़ जो लिखने जा रहा हूँ वो है पासवर्ड। सर सर यूज़र नेम के बाद फुल नेम क्यों? यूजर नेम आपकी आईडी हो सकती है, जैसे ताहा अहमद है, फुल नेम ताहा अहमद सिद्दीकी आप देना चाहें तो दे दें। मतलब मैं मैक्सिमम, हाँ चलें, इसको रिक्वायर्ड नहीं करते हम, इसे रिक्वायर्ड नहीं करते, देना है दे दे, नहीं देना है ना दे। ठीक है, तो टाइप स्ट्रिंग और ट्रिम जो है ट्रू कर दिया हमने। आ जाए पासवर्ड लिखते हैं। फुल नेम के बाद पासवर्ड, पासवर्ड को यहाँ पर मैंने लिख दिया है, टाइप स्ट्रिंग है पासवर्ड में। और रिक्वायर्ड जो है उसमें एक नई चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि रिक्वायर्ड हम ट्रू तो करते हैं, लेकिन अगर आप कोई अपना कस्टम मैसेज देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे कि आप इस ट्रू को मिटाएं और यहाँ पर लगाएं आप एक स्क्वायर ब्रैकेट। ये देखें, इस तरह आप लिखते हैं। पहले आप लिख देते हैं ट्रू या फॉल्स, और उसके बाद आप अपना मैसेज लिख देते हैं, तो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। अगर कोई ये फिल नहीं करता तो उसको ये एरर मिलेगा। आप इसमें कुछ भी अपना कस्टम मैसेज लिख सकते हैं। तो पासवर्ड आपने लिख दिया। पासवर्ड के बाद जो मैं फील्ड लिखना चाह रहा हूँ वो है कि क्या ईमेल हमारी वेरीफाइड है। इज ईमेल वेरीफाइड, और इसकी टाइप होगी बूलियन, और डिफॉल्ट जो है इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो ये है फॉल्स, डिफॉल्ट फॉल्स है। रिक्वायर्ड नहीं रखा मैंने इसे। इसमें ये एक सेक्शन है, इस सेक्शन में आप वैल्यू देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहें तो ना दें, लेकिन ये कॉलन है वहां पर मौजूद। इज ईमेल वेरीफाइड, ट्रू या फॉल्स आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट जो है वो इसकी वैल्यू क्या है, डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। फॉल्स है। बाय डिफॉल्ट ये वेरीफाइड नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स है। अगर ये बंदा ईमेल को वेरीफाई कर लेता है तो हम इस वाले कॉलन के अंदर जाकर फॉल्स की वैल्यू को ट्रू कर देंगे। जैसे होता है ना कि आप अपने ईमेल में जाकर वेरीफाई करें,
वेरीफाई करें ईमेल से, तो जब वो जाकर वेरीफाई करेगा ईमेल से, तो हम अपने डेटाबेस में इस वैल्यू को ट्रू कर देंगे। और मैं कुछ और कॉलम्स भी बनाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन जो है उसकी टाइप मैं रखूंगा स्ट्रिंग। रिफ्रेश टोकन के बाद मैं बनाना चाहता हूँ फॉर फॉरगॉट पासवर्ड टोकन। इसकी भी टाइप मैं रखूंगा स्ट्रिंग। याद रखिएगा ये सब आपके डेटाबेस के अंदर कॉलन्स हैं, इसकी वैल्यू आप दें ना दें, बाद में दे दें भले, लेकिन ये कॉलन मौजूद है आपके डेटाबेस में। और फॉरगॉट पासवर्ड टोकन एक्सपायरी, इसकी जो वैल्यू है वो टाइप इसकी हम डेट रख सकते हैं बिल्कुल, कि कब एक्सपायर ये होगा। और मैं यहाँ पर ये बनाना चाहता हूँ ईमेल वेरिफिकेशन टोकन, जिसकी जो टाइप है वो है स्ट्रिंग। और मैं बनाना चाहता हूँ ईमेल वेरिफिकेशन टोकन एक्सपायरी, जिसकी जो टाइप है वो होगी डेट। जब आप ये लिख लें, मैं बहुत सारी फील्ड मैंने लिख ली है, मैं सबको कोलैप्स कर रहा हूँ, एवटार बंद कर रहा हूँ, यूज़र नेम को बंद करते हैं, ईमेल को बंद करते हैं, फुल नेम को बंद करते हैं, पासवर्ड को बंद करते हैं, इस ईमेल वेरीफाइड को बंद करते हैं, रिफ्रेश टोकन को बंद करते हैं, फॉरगेट पासवर्ड टोकन को बंद करते हैं, फॉरगेट पासवर्ड टोकन एक्सपायरी को बंद करते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन टोकन है, ईमेल वेरिफिकेशन टोकन एक्सपायरी है। देखिए कितनी सारी फील्ड है। तो ये तो सारी की डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं, यूज़र जब रजिस्टर होता है, जैसे कि अगर आप कोई फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, तो फेसबुक में डेजिग्नेशन तो सेट नहीं करते हैं ना। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट के ऊपर ज़रूरत पड़े तो पड़े, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने के लिए जब आप अकाउंट बना रहे हैं, तो उस वक्त डेजिग्नेशन आप जो है वो सेट नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो उसके ऊपर आप किसी टीम को जब लेकर आ रहे हैं, किसी बंदे को लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ डेजिग्नेशन सेट करेंगे ना। ओके, सही। तो ये हो गया यूज़र स्कीमा। और जब ये डाटा, मैं स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, देखें, जब ये डाटा फिल करेंगे, तब जब भी डाटा फिल हो, तब आप ये चाहते हैं कि उस वक्त का टाइम आपको मिल जाए, तो आप इस करली ब्रैकेट, कौन से करली ब्रैकेट, वही वाला करली ब्रैकेट जिसके अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा जो ये करली ब्रैकेट है ना, ये आपके यूजर स्कीमा के राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा था, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर। तो इसके अंदर मैं वापस से कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि ये करली ब्रैकेट इसी राउंड ब्रैकेट के अंदर है। तो इस करली ब्रैकेट के बाद एक और करली ब्रैकेट लगाएं, जिसका आप नाम रखेंगे टाइम इस स्टैम्प इज इक्वल टू ट्रू, ताकि जब भी इस टेबल के अंदर डाटा आप फिल करें तो उसका टाइम जो है, क्रिएटेड टाइम और अपडेटेड टाइम, ये दो एडिशनल प्रॉपर्टी आपको मॉन्गूज की तरफ से दे दी जाए।
और आपकी ये टेबल जो है वो बनकर तैयार है। अब बस आपको ये करना है कि इसको एक्सपोर्ट कर दें, ताकि अगर यूज़र को ये यूज़र टेबल, इसका नाम आप रख सकते हैं यूज़र, यूज़र है वैसे इसका नाम, आप इसका नाम यूज़र टेबल भी रख सकते हैं। तो हम इसका नाम यूज़र ही रहने देते हैं कि ये यूज़र है यूज़र टेबल में, या बेहतर होगा कि हम इसका नाम यूज़र टेबल ही रखें, क्योंकि जब हम डेटाबेस कॉल करें ना, तो हमें ज़्यादा आसानी हो, वो नाम हमें रखना चाहिए। तो यूज़र टेबल मैंने इसका नाम रख दिया। और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट की जगह मैं क्यों ना इसको ऐसे एक्सपोर्ट करूं कि इसका नाम इंपोर्ट कराते हुए कोई चेंज ना कर पाए। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का नाम तो आप इंपोर्ट कराते हुए चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप डिफ़ॉल्ट ना करके कर्ली ब्रैकेट में इस तरह लिख दें। क्या आपने ये टेबल भी बना लिया और आपने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। तो फिर ये इधर तो कलेक्शन कहलाएगा ना? ये कलेक्शन है, बिल्कुल ये टेबल है, ये कलेक्शन है बिल्कुल। इसका नाम अगर कलेक्शन ही रख दें, यूजर कलेक्शन, यूज़र चले कलेक्शन जैसे। भी रख सकते हैं, लेकिन टेबल ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ताकि ठीक। आप टेबल से समझ पाएं कि ये टेबल आप यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक। चलें, ये मॉन्गूज मॉडल के मेथड में आपने यूज़र का एक नाम रख दिया। ये जो टेबल है ये आपको मोंगो डीबी पर भी नज़र आ जाएगी। बाकी जो है ऊपर आपको, आपने देखा कि इस टेबल में कितनी सारी फील्ड्स हैं। एवेटार है, यूज़र नेम है, ईमेल है, फुल नेम है, पासवर्ड है, इज़ ईमेल वेरीफाइड है, रिफ्रेश टोकन, फॉरगेट पासवर्ड टोकन। ये सारी चीज़ें आपने प्रोफेशनल वेबसाइट्स में देखी होंगी कि फॉरगेट पासवर्ड हमें करवाना है, फॉरगेट पासवर्ड के टोकन की एक्सपायरी हमें करवानी है, ईमेल वेरिफिकेशन हमें करवाना है, ईमेल वेरिफिकेशन टोकन एक्सपायरी हमें करवानी है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। हम जब इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि ये एक्चुअल में होती किस तरह। यहाँ तक